तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, अमलगम इलेक्ट्रोड, मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड। हमने देखा था कि ये तीनों इलेक्ट्रोड बेसिकली एक ही होते हैं। गैस इलेक्ट्रोड में कोई गैस इस्तेमाल की जाती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। इसमें हमने देखा था स्टेनस स्टेनिक इलेक्ट्रोड, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड, ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अगर एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है एक ही मीडियम में, तो उनकी उन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के इंटरकन्वर्ट होने से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, हेंस वो एक इलेक्ट्रोड का काम कर सकता है। सच एन इलेक्ट्रोड इज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होता है? दिस मॉलिक्यूल इज क्विनोन। In acidic medium, it takes two electrons and changes into hydroquinone. क्विनोन एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोक्विनोन में बदल सकता है, हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देकर क्विनोन में बदल सकता है। इफ दिस इंडिकेटेड बाय Q, this indicated by QH2, then Q plus 2H plus ion plus 2 electron will give you QH2। सिंबॉलिकली इसको ऐसे बता सकते हैं हम। तो हम क्या करें, प्लेटिनम का एक वायर डिप करें एक्वस सॉल्यूशन में और इस मीडियम में कुछ क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन दोनों डाल दें, ये और ये, ताकि ये इक्विलिब्रियम आगे जा सके इसके होने से और पीछे जा सके इसके होने से। तो आगे जाएगा तो ये कैथोड का काम कर सकता है, पीछे जाएगा तो ये एनोड का काम कर सकता है। और कोई एसिड डाल दें तो दिस असेंबली विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड। दिस इज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो एक मीडियम में क्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन है और एसिड है, और एक सॉल्ट ब्रिज आपने लगा रखा है। तो सॉल्ट ब्रिज क्विनोन कॉमा हाइड्रोक्विनोन कॉमा H प्लस आयन, ये तीनों एक ही मीडियम में है इसलिए कॉमा लगेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C3 है। ऑब्लिक PT, दिस इज द क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। जब इस वायर में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, ये लिखी हुई है। जब इस वायर में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मीडियम में H प्लस आयन और क्विनोन मिलके इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोक्विनोन में बदल जाएंगे। तो ये इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन तो हमने पहले ही लिखी हुई है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, E ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन इस इलेक्ट्रोड का N 2 है, F लॉग ऑफ इलेक्ट्रोड इक्वेशन का कॉन्सेंट्रेशन क्वोशंट Q, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विनोन इनटू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब होगा, जब इसका इसका और इसका तीनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता, तब इसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता। तो ये तीनों अगर इस 1 है तो 1 मोलर H प्लस आयन में 1 मोलर क्विनोन और 1 मोलर हाइड्रोक्विनोन का सॉल्यूशन अगर रहेगा तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देगा। जनरली ये इलेक्ट्रोड जब बनाया जाता है तो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रख के बनाया जाता है।
नॉट नेसेसरी बट जनरली अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको इस इलेक्ट्रोड में क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के दोनों के क्रिस्टल के दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहता है तो आप मानेंगे कि बराबर लिए गए दोनों को, तो ये वैल्यू कट जाएगी और तब इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बस ये होगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड इक्वेशन में H प्लस आयंस आ रहे हैं, दैट्स वाई हम इस मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। अगर हमको ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपने इस इलेक्ट्रोड को तब बनाया हो जब क्विनोन क्विनोन हाइड्रोक्विनोन के दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लिए गए हो। यदि वो इक्वल नहीं लिए गए होंगे तो क्वेश्चन में फिर दे रखे होंगे वो डाल देंगे या तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो दिस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को आप किसी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। तो दिस इज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जब बनाएंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे मीडियम में, ताकि इक्वेशन ज्यादा इजी रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड एक सॉल्यूशन लेंगे एसिड का, उसमें क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन इन दोनों के क्रिस्टल बराबर मोल में डालने के बजाय क्विनोन प्लस हाइड्रोक्विनोन इन 1:1 मोलर रेशो इनको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं पहले। क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का 1:1 मोलर सॉल्यूशन बनाकर, इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाकर उनमें से क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। तो इससे आपको मिलते हैं क्विन हाइड्रोन क्रिस्टल। क्विन हाइड्रोन क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन दोनों के क्रिस्टल इन 1:1 मोलर रेशो। तो इस बीकर में हम अलग से क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन नहीं डालेंगे, एक मीडियम में एसिड लेकर इसमें क्विन हाइड्रोन क्रिस्टल डाल देंगे। चूंकि क्विन हाइड्रोन क्रिस्टल्स इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ क्विनोन हाइड्रोक्विनोन प्रोवाइड कर देते हैं उस मोमेंट पर, तो ये कट जाएगा। अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच मेजर करना है बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड, अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच मेजर करना है, सपोज आपके पास में एक सॉल्यूशन है और आपको उसका पीएच मेजर करना है, तो क्या करें, इसमें एक प्लेटिनम वायर डिप करें, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्राइमरी रेफरेंस या सेकेंडरी रेफरेंस, प्राइमरी रेफरेंस मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस मतलब कोई सा भी दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ रखें, इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दें और इन दोनों को एक पोटेंशियोमीटर से जोड़ दें और यहाँ पर क्विन हाइड्रोन क्रिस्टल डाल दें। द मोमेंट आपने क्विन हाइड्रोन क्रिस्टल डाले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लें, इसका पोटेंशियल आपको पता है तो फिर इसका निकाल लेंगे। तो आपने क्या किया, आपने इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता रहेगा। तो E of Q oblique QH2 equals to E standard of Q oblique QH2 माइनस 0.0592, मैं इसको प्लस करके H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर ले लेंगे।
इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये पूरी टर्म इधर ले लेंगे, तो माइनस ऑफ 0.0592 log of H plus ion concentration equals to standard electrode potential of this electrode minus electrode potential of this electrode, तो minus log of H plus ion concentration of the solution standard electrode potential of this electrode minus electrode potential of this electrode upon 0.0592 माइनस लॉग H प्लस सोल्यूशन का pH है, तो इस सॉल्यूशन का pH स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड अपॉन 0.0592 होगा। मगर ये तब है जब कोनोन हाइड्रोकोनोन का रेशो 1 लिया जाता, वरना फिर वैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस जगह पर। बट इन मैक्सिमम क्वेश्चन, इन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल वाले क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही क्यों यूज किया जाता है? प्लेटिनम इनर्ट मेटल है, तो वो इस रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो किसी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करने के लिए ना केवल क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, बल्कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन में H प्लस आयन या OH माइनस आयन आता हो। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दे आर द टूल टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते थे, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस के बेहद लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करते थे। एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर है। नाउ टाइट्रेशन से ये मेजर ही नहीं हो सकता। आपके पास एक सॉल्यूशन है बेहद डाइल्यूट, जिसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 8 मोल्स पर लीटर है। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करने जाएंगे, टाइटर की एक ड्रॉप गिरेगी और एंड पॉइंट आ जाएगा, बल्कि टाइटर की एक ड्रॉप के 1000 पार्ट से भी एंड पॉइंट आ जाता। तो आप इसको एंड पॉइंट पे रोकोगे कैसे? तो सिंपल वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस बहुत 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 डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट दिस मच लो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मेजर्ड। अगर आपके पास ये जो रिएक्शन है, ये सब्सटेंस है, जो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट लेता है, और आप उस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके एक इलेक्ट्रोड बना के उस सॉल्यूशन का पोटेंशियल पता कर लो, तो बाय measuring the electrode potential and standard electrode potential we can measure the very low concentrations of the solution। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टूल है, एक ब्रिज है आयनिक इक्विलिब्रियम या जितने भी कैलकुलेटिव मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की बहुत लो वैल्यूज आपको मेजर करनी होती है। तो उतने कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल्स मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अधिकतर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, या तो आपको सॉल्यूशन में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पोटेंशियल आपको निकालना है, और या फिर आपको पोटेंशियल दिया है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। नर्स्ट इक्वेशन क्या करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कर देती है। और अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो आप उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मेजर कर सकते हैं। सपोज आपके पास में एक इलेक्ट्रोड है Ag ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक KCl सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag at C1 concentration
एट C2 कॉन्सेंट्रेशन। आपको इसका ई सेल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको हम मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड मान लें, यह मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। और या फिर अच्छा, हमको ना तो ई स्टैंडर्ड ऑफ एजी पॉजिटिव ऑब्लिक एजी इलेक्ट्रोड दिया रहेगा, ना स्टैंडर्ड ऑफ सीएल नेगेटिव एजी सीएल ऑब्लिक एजी, ये दोनों ही नहीं दिए हैं। लेकिन आपको इसका ई सेल निकालना है। केवल C1 C2 दिए हैं, ना तो ये स्टैंडर्ड दिया है ना ये स्टैंडर्ड दिया है, मगर फिर भी काम हो जाएगा। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रहेगा, या तो आप इसको मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड मानो और इसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, इसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मानो, इसको भी मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मानो, और दोनों की एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बना लो। कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाने में हमें ई नॉट ऑफ सेल 0 रहता है। पहला वाला तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, और बिना ई स्टैंडर्ड के ये सॉल्व होगा। मुझे इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दोनों ही नहीं पता है, मुझे AgCl का KSP भी नहीं पता है। तो मैंने इस इलेक्ट्रोड को ये कंसीडर किया AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू, ये एनोड हाफ इक्वेशन है। तो मैंने इसको लिखा Ag प्लस Cl नेगेटिव विल गिव यू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। सपोज इसका ई स्टैंडर्ड है x वोल्ट। फिर इसको मैंने लिखा ये वाली को Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Ag। सपोज इसका ई स्टैंडर्ड है y वोल्ट, तो ई नॉट ऑफ सेल होना था y माइनस एक्स। मुझे y और x दोनों नहीं पता है, तो Ag प्लस Cl नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव विल गिव यू AgCl प्लस Ag। ये इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन होगी। और ये Cl C2 कॉन्सेंट्रेशन पर है, ये Ag यहाँ का है, ये C1 कॉन्सेंट्रेशन पर है। मैंने इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखी E ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ दिस सेल y माइनस एक्स माइनस 0.0592 अपॉन 1 log ऑफ 1 अपॉन Cl नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू Ag पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब ये जो y है, ये जो x है, ये x ये वाला है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, ये जो x है ये होगा y प्लस 2.303 y प्लस 0.0592 अपॉन 1 log ऑफ KSP ऑफ AgCl। इसका स्टैंडर्ड इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड प्लस 0.0592 अपॉन 1 log ऑफ KSP ऑफ AgCl होता है, पिछली क्लास में बताया था। तो इस y को, इस x को मैं y के वैल्यू में डाल दूंगा, ये हो जाएगा। प्लस इस वाले बीकर का ये जो Cl नेगेटिव C2 है, इस वाले बीकर का जो Cl नेगेटिव है, ये इस वाले बीकर में जो एनोड बना रखा है आपने, यहाँ पे KCl है, मगर ये सेचुरेटेड विद AgCl है। तो KSP ऑफ AgCl ये है सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इस बीकर में इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है KSP अपॉन Ag पॉजिटिव। तो मैं इस क्लोराइड आयन को KSP अपॉन Ag पॉजिटिव लिख दूंगा। तो ये क्लोराइड आयन KSP अपॉन Ag पॉजिटिव हो जाएगा।
ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये Ag पॉजिटिव दूसरे बीकर का है और वो अलग कॉन्सेंट्रेशन पे है, ये इस बीकर का Ag पॉजिटिव है। अब जब मैं y की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू रखूंगा तो ये log के बाद की जो टर्म है ये log KSP इसमें भी है, माइनस log KSP यहाँ आगे कट जाएगा और तो आपको इसके ई स्टैंडर्ड को आपने इसके ई स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख लिया और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई तो y y भी कैंसिल हो जाएंगे, ये y और यहाँ से जो y आ रहा है वो भी कैंसिल हो जाएंगे और आपको ये ई सेल निकल आएगा। इसको आगे करके देखेंगे, ये जो मैंने तरीका बताया उससे हो जाएगा। ये दूसरा तरीका जो ज्यादा इजी था कि मैं यहाँ पर इसको सिंपल कॉन्सेंट्रेशन सेल बना लेता जिसका ई सेल मुझे निकालना है और ये कितना है KSP अपॉन C2 और ये C1 पे है, दैट्स इट, हो गया KSP अपॉन C2। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में KSP की जरूरत लेकिन पड़ेगी आपको, बिना KSP के नहीं होगा। KSP ऑफ AgCl आपको मान लो दिया है तभी होगा ये KSP अपॉन C2 है, ये C1 है, तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल बनेगी तो E ऑफ सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो E नॉट ऑफ सेल 0 होगा, माइनस 0.0592 अपॉन 1 लॉग ऑफ C1 अपॉन KSP बाय C2 से ये सॉल्व हो जाता सिंपल एक ही बार में। या कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं कि आपको ये एक सेल बना के दे दी है फॉर C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड KCl, आपको ई सेल और ई नॉट ऑफ सेल दोनों दिया है और AgCl का KSP पूछ लिया। सर जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी आपने उसमें KSP अपॉन C2 ऊपर नहीं आएगा? KSP अपॉन C2 ऊपर आएगा क्या? यस G सर। ऑब्लिक Ag पॉजिटिव, ये KSP अपॉन C2 था सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव प्लस Ag ऑब्लिक Ag, ये C1 पे था, ये इधर आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हाँ ये ऊपर आएगा, KSP अपॉन C2 वहां ऊपर आना चाहिए था। तो हमने देखा कि गैल्वेनिक सेल को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डाटा। नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशंस मेजर कर सकते हैं आयंस का, भी मैंने बताया, बट हम उस नेट सेल रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक डाटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक गैल्वेनिक सेल की नेट सेल रिएक्शन AA प्लस BB गिव CC प्लस DD है, ये नेट सेल रिएक्शन है, तो आपने इसका ई सेल, इसका ई नॉट ऑफ सेल दोनों मेजर कर रखा है। इस सेल रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स डेल्टा G तो आप मेजर कर ही लेंगे, डेल्टा G ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस NF ऑफ सेल and delta G naught of the net cell reaction will be equal to minus NF E naught of the net cell reaction। तो इसका थर्मोडायनेमिक डाटा डेल्टा G तो आपको पता ही है, मगर इसके और थर्मोडायनेमिक डाटा एंथैल्पी चेंज डेल्टा H और एंट्रोपी चेंज, चूंकि आपके जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक ओपन वेसल में काम कर रहे हैं या उसमें कोई गैस आप फ्लो कर रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे गैस फ्लो कर रहे हो, मतलब जो गैल्वेनिक सेल बनाई जा रही है ये कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे बनाई जा रही है। तो अच्छा,
नेक्स्ट इक्वेशन, एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंडेंस बताती है, बट वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं बताती है। यदि आप एक इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, एंड rate of change of electrode potential with respect to temperature at constant pressure is called temperature coefficient of that electrode. Rate of change of electrode potential with respect to change in temperature at constant pressure is the temperature coefficient of that electrode. तो एक इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर डिपेंडेंस, एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेम्परेचर डिपेंडेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है, और वैसे ही एक सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल का टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो ये ई सेल हो जाएगा। तो ये बताता है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। नाउ अगर एक आइसोथर्मल आइसोबारिक कंडीशन में एक प्रोसेस हो रही हो, फॉर एन आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर का फंक्शन है, तो उस प्रोसेस का डेल्टा जी भी टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। डेल्टा जी जो कि खुद चेंज इन फ्री एनर्जी है, बट टेम्परेचर चेंज करने से ये चेंज इन फ्री एनर्जी भी चेंज होगा। तो ये टर्म डेल ऑफ डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल ऑफ डेल जी है क्योंकि वो, तो रेट ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी with respect to temperature at constant pressure is minus times of entropy change of this process होता है। इस इक्वेशन को याद रखिए। तो माइनस टाइप्स ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ ए प्रोसेस इज डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बट डेल्टा जी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस NFE, बट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है प्रोसेस का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में जो पार्ट ले रहे हैं वो चेंज नहीं होते हैं। एफ फेराडे कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, चेंज केवल होता है ई। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस NF डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज NF डेल बाय डेल टी। तो number of mole of electrons involved in a net cell reaction multiplied by F multiplied by temperature coefficient of that net cell reaction is entropy change of that net cell reaction. Similarly डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल आइसोबारिक है तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस NF ई प्लस टी, डेल्टा एस हो जाएगा NF डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो NF कॉमन निकाल लेंगे, तो NF टी डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ई विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज आपने निकाल लिया, इसका एंट्रोपी चेंज आपने निकाल लिया, इसका डेल्टा जी निकाल लिया, और एंथैल्पी चेंज पता है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी पता होगा आपको, तो उससे डेल्टा ई निकाल लेंगे। इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज, इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज इस इक्वेशन से निकल आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डाटा of a galvanic cell by measurement of electrode potentials
इसके लिए आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल चाहिए, उससे एंट्रोपी चेंज आएगा या उससे एंथैल्पी चेंज आएगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट था, गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। रिवर्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको हम करा लेंगे बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सपोज हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, आपने एक वेसल में मोल्टन NaCl लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालकर इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो आपने NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। दिस टाइम आपने एक हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ रखा है, तो यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड 2 होंगे। मीडियम में सोडियम कैटायन होंगे। सोडियम कैटायन खुद कैटायन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और वहां नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर वहां पहुंचकर उस इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये सोडियम मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दिस टाइम एट द नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कैटायन जा रहे हैं और वह रिड्यूस हो रहे हैं, तो दिस टाइम दिस इज द कैथोड। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर यहां रिडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई अब की बार ये कैथोड कहलाएगा। इसी प्रकार से ये क्लोराइड आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और ये क्लोराइड आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, न्यूट्रल एटम बन जाएंगे और ये दोनों न्यूट्रल एटम आपस में जुड़ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो मैं डायरेक्ट उसको Cl2 लिख देता हूं। अब की बार यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए वो एनोड है। तो इस सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है, इसलिए नहीं कि वो पॉजिटिव है बल्कि इसलिए कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले भी हमने कन्वेंशन यही लिया था। और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन जो अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होती, इसको हमने करा लिया। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। बट इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रकार से सिंपल वे में हमेशा नहीं होगा। अगर आपने मोल्टन NaCl के बजाय एक्वस NaCl लिया होता NaCl को करीब 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करना पड़ेगा। इतने हाई टेम्परेचर पर जब इसको मेल्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्यूल ज्यादा लगेगा उसको मेल्ट रखने के लिए। इसके बजाय हम NaCl को रूम टेम्परेचर पर ही वाटर में डिजोल्व करके लेटिस को तोड़ सकते थे। व्हाट विल हैपन इफ वी विल इलेक्ट्रोलाइज एक्वस NaCl? तो ये रिएक्शन से आप सोडियम प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज डाउन्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम, ये डाउन्स प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, सपोज आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, पर चूंकि मीडियम एक्वस है तो वाटर भी ब्रेक होगा, एंड वाटर के ब्रेक होने से मीडियम में H+ आयन और OH- आयन आएंगे। नाउ कैथोड पर जाने के लिए सोडियम आयन भी है और H+ आयन भी है। यहाँ पर मीडियम में सोडियम आयन और H+ आयन दोनों ही कैटायन है, और ये दोनों कैथोड पर रश करेंगे, वहां पे भाग कर जाएंगे। ये Na+ और H+ दोनों कैथोड पर पहुंचेंगे और वहां रिड्यूस होने के लिए कॉम्पीट करेंगे। चूंकि हमें पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ आयन ज्यादा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयन से। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो इस इलेक्ट्रोड पर विथ रेफरेंस टू सोडियम आयन, इन प्रेफरेंस टू सोडियम आयन, H+ आयन जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर लिबरेट होती रहेगी, सोडियम वहां डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो इस मेथड से आप सोडियम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। एक्वस NaCl से आप सोडियम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे कैथोड पर। और कैथोड पर कौन सा आयन प्रेफरेबली रिड्यूस होगा वो देखा जाना चाहिए उसके रिडक्शन पोटेंशियल से। कैथोड पर वो आयन प्रेफरेबली डिस्चार्ज, वो आयन प्रेफरेबली रिड्यूस होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहता है। लेकिन क्लोराइड आयन और OH- आयन ये दोनों पहुंचेंगे एनोड पर और वहां ऑक्सीडाइज होने के लिए कंपीट करेंगे। अब अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन ज्यादा रहता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन ज्यादा रहता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH- आयन से। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन ज्यादा रहता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH- आयन से। क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, और यहां पे ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड आयन का कम है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिख देता हूं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- आयन ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन से। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- आयन ज्यादा रहता है, तो यहां पर ऑक्सीडाइज किसको होना चाहिए? OH- आयन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए और ये रिएक्शन देना चाहिए। मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- आयन ज्यादा होता है, उसके बावजूद भी ये रिएक्शन नहीं होती है। यहां पर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है। और आपको इस तरह से एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई मिलती है, एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होती मिलती है, मीडियम में Na+ रह जाता है, मीडियम में OH आयन रह जाते हैं, और इस मीडियम में NaOH फॉर्म हो जाता है। मींस इन सारी रिएक्शंस को अगर हम ऐड करें तो वी विल हैव द इक्वेशन 2NaCl + 2H2O will give you
H2 at cathode, Cl2 at anode, plus 2 NaOH in the medium. So this reaction can be used to prepare NaOH. तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोरीन देगा, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस से आपको NaOH इन द मीडियम मिलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पर। इस रिएक्शन में एनोड पर क्लोरीन गैस निकल रही है। अगर आप इस क्लोरीन गैस को निकलने न दें और यहीं एक स्टीरर लगा दें तो वो क्लोरीन गैस को अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर देगी। मीडियम में NaOH बन रहा है, क्लोरीन गैस वहां पर अंदर है, और आप यहाँ इथाइल अल्कोहल भी डाल दो, यहां पर तीन चीजें आ जाएंगी। कौन? इथाइल अल्कोहल, NaOH और क्लोरीन। यहाँ क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl प्लस 20% इथाइल अल्कोहल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था मैंने। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl प्लस इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो हेलोफॉर्म बनाने के लिए चाहिए, पर आपको NaOH और क्लोरीन भी चाहिए, वो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से आ जाएगी। मगर मेन बात जो यहां ध्यान देने वाली थी वो क्या थी कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पर सोडियम आयन और H+ आयन जब पहुंचे तो रिडक्शन किसका होगा, उसके लिए हमने देखा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। लेकिन एनोड पर OH आयन और क्लोरीन जब पहुंचे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH आयन का ज्यादा था, बट क्लोरीन डिस्चार्ज हुआ। मतलब हम एक कॉमन वर्ड नहीं बोल सकते, कॉमन सेंटेंस नहीं बोल सकते कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस एट एन इलेक्ट्रोड द प्रेफरेंस ऑफ reduction or oxidation will be decided by the reduction potential or oxidation potential। जब कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पर वो आयन लिबरेट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और एनोड पर वो आयन लिबरेट होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ O2 निकलना चाहिए थी, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ O2 ज्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम अगर देखें तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो किसी इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा, इसको बताने के लिए हम एक नई टर्म इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है, एक इलेक्ट्रोड पर एक से ज्यादा आयन पहुंचते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। बजाय हम कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें, हमें देखना चाहिए डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले हम देखते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही पहले वो देखते हैं। दरअसल क्लोराइड आयन और OH आयन ये दोनों यहां एनोड पर पहुंचे। अब क्लोराइड आयन इस रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो सकता है, OH आयन इस रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। अगर हम OH आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा बोल रहे हैं, वो है क्योंकि तो OH आयन के O2 रिलीज करने की टेंडेंसी Cl2 रिलीज होने की टेंडेंसी से ज्यादा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू चीजों को बोल रहे हैं तो बताइए कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर यूज कर रहा हूं मैं या काइनेटिक पैरामीटर यूज कर रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चीजों का इजीनेस बताना या प्रेफरेंस बताना, ये थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया है कि काइनेटिक क्राइटेरिया है।
सर काइनेटिक क्राइटेरिया। नहीं भाई साहब, ये थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीधे सीधे डेल्टा जी से रिलेटेड है। डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चीजों को बता रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का किसका ज्यादा है। लेकिन जब ये रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड पे यहां होगी, तब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी विल हैव अ लिमिट एंड इट इज अ काइनेटिक क्राइटेरिया। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहती है होने की, इसकी कम रहती है, तो काइनेटिक्स इसको फेवर कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स इसको फेवर कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, जब रिएक्शन होगी तो थर्मोडायनेमिक काइनेटिक दोनों साथ में काम करेंगे। इन सम केस थर्मोडायनेमिक ही फेवर कर जाएगा काइनेटिक पे, और इन सम केस काइनेटिक डोमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ काइनेटिक फैक्टर डोमिनेट हो गया, यहाँ थर्मोडायनेमिक फैक्टर ही डोमिनेट था। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो काम करेगा, और हमें नहीं पता वो कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। तो हम एक काम करें, हम एक इलेक्ट्रोड लें जिस पर पोटेंशियल बेहद कम रखें, और क्लोराडाइन ले लें, इतना पोटेंशियल कम रखें कि ये क्लोराडाइन यहां डिस्चार्ज ना हो पाए। अब इस पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो वो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल जिसपे ये क्लोराइड डिस्चार्ज होना चालू कर देते हैं, वो इनका कहलाएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रोड एट विच एन आयन कैन डिस्चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रोड। ये रिएक्शन जिस मिनिमम पोटेंशियल पे हो जाती है इस इलेक्ट्रोड पे, वो मिनिमम पोटेंशियल जिस पे ये रिएक्शन हो जाती है, वो क्लोराडाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल है। तो जब हम डिस्चार्ज पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड है, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है बेहद कम, क्लोराडाइन आए डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, हम इस पे पोटेंशियल बढ़ाने लग जाते हैं। जब मैंने इस पे धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ाया, और वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पता की कि जिसपे ये क्लोराइड क्लोरीन रिलीज करने लगता है, तो वो क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कहलाएगा। तो जब मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल मेजर कर रहा हूं, तो काइनेटिक पैरामीटर यूज हो रहा है कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर यूज हो रहा है, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यूज हो रहा है? सर कंबाइंड इफेक्ट यूज हो रहा है। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकली तो दोनों फैक्टर साथ में काम करते हैं। तो मैंने क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल मेजर कर लिया। अब ऐसे ही फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल मेजर कर लिया। अब इन दोनों में से मैंने पहले क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल मेजर कर लिया, फिर मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल OH आयन का मेजर कर लिया। जब ये दोनों आयन साथ में पहुंचेंगे, तो इनमें से प्रेफरेबली कौन डिस्चार्ज होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा रहेगा या जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा? सर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा। जी, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा वो डिस्चार्ज प्रेफरेबली हो जाएगा। बिकॉज जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड पे सपोज 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, ये दोनों आके पहुंचे यहाँ पे, ये हो जाएगा क्योंकि इस पे तो ज्यादा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो किसी इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन जाके पहले डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है। एट एनी इलेक्ट्रोड that ion will be preferably discharged whose discharge potential will be low.
किसी इलेक्ट्रोड पर वो आयन प्रेफरेबली डिस्चार्ज होता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहता है। अच्छा, मान लीजिए ये कैटायन होते और मैं कैटायन के लिए यहां नेगेटिव पोटेंशियल रखकर इन आयन को यहां डिस्चार्ज करा रहा होता, तो यहां पर कौन पहले डिस्चार्ज होता? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा रहता है या जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता? इस केस में ये तो डिस्चार्ज ऑफ एनायंस की बात की। डिस्चार्ज ऑफ कैटायंस के केस में कौन डिस्चार्ज होगा पहले? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई रहेगा? सर हाई वाला, हर बात हाई वाले। हर बार आंसर उल्टा नहीं होता है भाई। यहां पर हम नेगेटिव पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है इस इलेक्ट्रोड पे, पर वैल्यू मैग्नीट्यूड तो 0.5 वोल्ट है। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इस पे डिस्चार्ज होने के लिए 0.8 वोल्ट था, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 0.4 था। कौन डिस्चार्ज होगा यहाँ पे? इस इलेक्ट्रोड पर कौन डिस्चार्ज हो जाएगा? सोडियम। सोडियम ही होगा। मतलब चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, उस इलेक्ट्रोड पर वो डिस्चार्ज होता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है। कैथोड है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन यहाँ केवल मैग्नीट्यूड देखे जाएंगे, साइन थोड़ी ना देखा जाएगा। तो हम कैथोड पे बदल थोड़ी ना देंगे बात को। मतलब चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, चाहे एनायन डिस्चार्ज होने हो चाहे कैटायन डिस्चार्ज होने हो, एट एन इलेक्ट्रोड दैट आयन will be discharged preferably whose discharge potential will be lower. ये बात मेरी समझ रहे? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें किसी को डिस्चार्ज पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में? मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चीजें देखते हैं तो सिर्फ थर्मोडायनामिक पैरामीटर देख रहे होते हैं। डिस्चार्ज पोटेंशियल से आप थर्मोडायनामिक काइनेटिक दोनों पैरामीटर का कंबाइंड इफेक्ट से चीजें देख रहे होते हैं। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल विल बी more accurate and it will give precise results. मतलब कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस में जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा और एक इलेक्ट्रोड पर एक से ज्यादा प्रकार के आयंस पहुंचेंगे, तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखने के बजाय डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना चाहिए कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। फॉर एनायंस डिस्चार्ज पोटेंशियल फ्लोराइड आयन का ज्यादा होता है, नाइट्रेट आयन से उसका ज्यादा होता है, सल्फेट आयन से उसका ज्यादा होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन से उसका ज्यादा होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से। तो हम देख रहे हैं क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रो ऑक्साइड आयन से कम है, यहां पर क्लोरीन डिस्चार्ज हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो केस था, ये पर्टिकुलर केस जो है, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया और क्लोराइड और OH आयन दोनों पहुंचे इस एनोड पर, लेकिन यहां पर 1.5 वोल्ट का वोल्टेज था जो कि इसके डिस्चार्ज पोटेंशियल और इसके डिस्चार्ज पोटेंशियल से भी बहुत ज्यादा था। ओवर पोटेंशियल लगा रखा है मैंने। मतलब जब आप किसी इलेक्ट्रोड पर जितना पोटेंशियल चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा लगा के रखो, मतलब आप इस रिएक्शन को हाई पोटेंशियल पे करा रहे हैं। अब यहां पर कौन डिस्चार्ज होगा? क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो यहां पर कौन डिस्चार्ज होगा? सर जिसके प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल रहेंगे। मतलब ये हो जाएगा, मतलब अब यहां पर OH डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर ओवर पोटेंशियल की बात चल रही हो
इन केस ऑफ ओवर पोटेंशियल चीजें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होने लग जाएंगी। कैथोड पे वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और एनोड पे वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तब आप डिस्चार्ज पोटेंशियल पे मत काम करो। ये वैसी बात है कि लो टेम्परेचर पे किसी केमिकल रिएक्शन का कंट्रोल काइनेटिक्स के पास रहता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वही रिएक्शन का कंट्रोल थर्मोडायनेमिक्स के पास चला जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन ओवर पोटेंशियल पे बनाया जाए तो हम यहां O2 गैस रिलीज कराएंगे, बट इन नॉर्मल कंडीशन क्लोरीन गैस निकलेगी। कैटायंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर ये है, फॉर एनायंस discharge potentials follows their reduction potential term. Discharge potential reduction potential को फॉलो करते हैं। लिथियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है सोडियम के डिस्चार्ज पोटेंशियल से। या पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऑर्डर है, मतलब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है वही रहता है। कैटायंस के लिए आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ही काम कर लो, बट एनायंस के लिए ये ऑर्डर रहेगा। तो दिस इज द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस में एक तीसरा एस्पेक्ट और आ जाता है। सपोज आपने कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया करीब 10%, और आपने कॉपर का एक इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के ले लिए। नाउ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट मीडियम में जो है वो टूटेगा कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। एक्वस मीडियम है तो वाटर डिसोसिएट होगा H+ आयन और OH- आयन में। मीडियम में दो प्रकार के केटायन है, कॉपर आयन और H+ आयन। ये दोनों कैथोड पे पहुंचेंगे और कैथोड पर कॉपर आयन ऑफ द मीडियम और H+ आयन ऑफ द मीडियम जाकर कंपीट करेंगे रिड्यूस होने के लिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन ज्यादा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ आयन से। तो यहां पर कॉपर आयन कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मीडियम के दो आयन में कंपटीशन हो रहा था, कॉपर आयन और H+ आयन में। मीडियम में दो एनायन है, OH आयन और सल्फेट आयन। ये OH आयन और सल्फेट आयन इन दोनों में ये एनोड पे पहुंचेंगे। तो एनोड पर कौन कौन कॉम्पीट कर रहा होगा टू गेट ऑक्सीडाइज? एनोड पर कौन कौन कंपीट कर रहा है टू गेट ऑक्सीडाइज? सर OH माइनस SO4 माइनस और SO4 माइनस, एक कॉपर सल्फेट का और एक H2SO4 का। तो कॉपर और सल्फेट का और H2SO4 का सल्फेट अलग अलग होता है क्या? ये कौन सी बात है कि कॉपर सल्फेट का सल्फेट और H2SO4 का सल्फेट वो को अलग थोड़ी होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बदल सकता है उनका। एनोड पर कौन कौन सी चीजें जाकर कंपीट कर रही होंगी टू गेट ऑक्सीडाइज? So OH minus, SO4 2 minus, Cu plus. Cu प्लस वहां क्यों पहुंचेगा? ये तो एनोड है, Cu प्लस तो प्लस है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर।
एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के लिए OH आयन, सल्फेट आयन, लेकिन वो एनोड का मटेरियल कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होने को कंपीट करेगा, और बजाय ये OH आयन ऑक्सीडाइज होकर O2 निकाल दे, बजाय ये सल्फेट आयन जाकर H2OH 2 माइनस आयन बना दे ऑक्सीडाइज होके, ये कॉपर की रॉड खुद डिसॉल्व होने लग जाएगी और वो खुद ऑक्सीडाइज होने लग जाएगी। क्योंकि अगर आप इन तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन तीनों में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो समटाइम्स दैट इलेक्ट्रोड मटेरियल कैन आल्सो टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो यहां पे क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ये वाला इलेक्ट्रोड घुलने लग जाएगा विद द टाइम, ये वाला इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होने लग जाएगा, इससे कॉपर मीडियम में आने लग जाएगा, मीडियम का कॉपर यहां जाने लग जाएगा। मतलब यहां पर यहां का कॉपर यहां आ रहा है और मीडियम का कॉपर यहां जा रहा है, दैट्स इट। ये प्रोसेस चलती रहेगी। मीडियम का H+ आयन को कुछ नहीं होगा, मीडियम के सल्फेट आयन को कुछ नहीं होगा, और ये रॉड डिसॉल्व होती जाएगी, ये रॉड पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो ये रॉड मोटी होती जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस में मीडियम के जो आयन इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं, उनके साथ वो इलेक्ट्रोड भी कॉम्पीट कर सकता है। अगर आपको वो रोकना है तो आप ऐसे मेटल ले लो जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, प्लेटिनम या गोल्ड या सिल्वर के इलेक्ट्रोड, देन प्लेटिनम ज्यादा ठीक रहता है, सिल्वर भी रिएक्ट कर लेता है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो अगर आपने ये इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके कराया होता तो बात अलग हो जाती, और आपने कॉपर के ही इलेक्ट्रोड ले लिए तो बात अलग हो गई। अच्छा, इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट काम के लिए। सपोज आपके पास एक इम्प्योर कॉपर की रॉड है और आपको इसको प्योर करना है, तो आप उस इम्प्योर कॉपर की रॉड को इस सेल में एनोड बना दो। इम्प्योर कॉपर की एक मोटी रॉड ले लो, उसको एनोड बना दो इस सेल में, और प्योर कॉपर की एक पतली रॉड को कैथोड बना दो। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, ये रॉड डिसॉल्व होगी, इसका कॉपर आएगा, यहां मीडियम में से कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, प्योर कॉपर। तो ये रॉड की इंप्यूरिटी, ये जो रॉड की इंप्यूरिटीज हैं, जो आयनिक इंप्यूरिटी है, वो मीडियम में चली जाएंगी आयन बना के, जैसे Fe3+ की इंप्यूरिटी। और जो नॉन आयनिक इंप्यूरिटी है, जो आयनाइज नहीं होंगी, वो इसके, ये रॉड डिसॉल्व होती जा रही है, टूट रही है, तो एनाइनिक इंप्यूरिटी नॉन आयनिक इंप्यूरिटियां नीचे गिरती जाएंगी। एनोड के नीचे ये जो नॉन आयनिक इंप्यूरिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। और ये मेटल को रिफाइन करने का एक तरीका हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इम्प्योर मेटल की एक रॉड डिसॉल्व करा देते हैं और उसका मेटल इधर कैथोड पे डिपॉजिट करा लेते हैं। इंप्यूरिटी मीडियम में रह जाती है, जो नीचे गिर जाती हैं, जो मूव नहीं करेंगी। आयनिक इंप्यूरिटी मीडियम में जाती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सर इस केस में डिस्चार्ज पोटेंशियल नहीं देखेंगे
इसके अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही काम हो जाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल से वैसे देखना चाहिए, बट क्वेश्चन में या तो वो डाटा दिया रहेगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देख के करेंगे। और इन मेनी केसेस आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मेटल ऐसा कर सकता है, कौन सा मेटल ऐसा नहीं करता है। तो अगर आपको एक मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है तो आपको उस मेटल के इम्प्योर रॉड को एनोड बना देना चाहिए, उसी मेटल की प्योर रॉड को कैथोड बना देना चाहिए, और उसी मेटल का कोई सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लेना चाहिए मीडियम में। मगर यह काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना चाहिए जिसका एनायन जब मेटल आयन से कंपीट करे, जिसका कैटायन जब मेटल आयन से कंपीट करे तो मेटल आयन रिड्यूस हो, और इस इलेक्ट्रोलाइट का एनायन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके कंपेरिजन में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो वो चीजें मैनिपुलेट कर ली जाती हैं। ओर्स एंड मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेटल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट लिए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्वालिटेटिवली क्या क्या बातें होंगी। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मीडियम में यहां पर कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, यहां कोई गैस इवॉल्व होती है। आप इलेक्ट्रोलिसिस कराने में चार्ज फ्लो कर रहे होते हो, तो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो किया और यहां कितनी केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशन, अभी हम क्वालिटेटिव रिलेशन देख रहे थे कि क्वालिटेटिवली क्या होगा, क्लोरीन निकलेगी कि O2 निकलेगी कि क्या होगा। अब हम देखते हैं कि हम कितना चार्ज फ्लो करते हैं और उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करने से यहां कितनी केमिकल रिएक्शन होती है, यहां कितना सोडियम डिपॉजिट होता है, यहां कितनी क्लोरीन इवॉल्व होती है। दैट क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज फैराडे लॉस। फैराडेज लॉ जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव पार्ट बताता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सिंपल सी बात है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और चार्ज फ्लो करोगे तो जितना ज्यादा चार्ज आप फ्लो करोगे उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन यहां होगी, और इलेक्ट्रोड पे किसी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। The mass of substance deposited is directly proportional to the amount of charge flown, provided that कि electrolyte is in excess। वो जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो वो कम ना पड़ जाए, तो जितना चार्ज आप फ्लो करोगे उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, या गैस है तो लिबरेट होगा। M is proportional to Q और M is equals to ZQ, where Z is proportionality constant called electrochemical equivalent of that substance। Z ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट यहां हुआ है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है if Q is equals to 1 coulomb, M will be equal to Z। मतलब किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है,
द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज। सिंपल सी इक्वेशन हो गई ना, 1 कूलम चार्ज से उस सब्सटेंस का z ग्राम डिपॉजिट होता है, तो q कूलम से zq डिपॉजिट होगा टोटल मास। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज इज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर कूलम। अच्छा, Q को हम लिख सकते हैं, सपोज अपने I एम्पियर का करंट इस सॉल्यूशन से t टाइम के लिए पास किया है। अगर आपने इस सॉल्यूशन से I एम्पियर का करंट t टाइम के लिए पास किया, तो टोटल चार्ज आपने पास किया है I इंटू टी। तो हम इस Q को I इंटू टी भी लिख सकते थे। If I is the current in ampere and t is the time in second, then Q will be the charge in coulomb। ये फेराडेज फर्स्ट लॉ है। नाउ फेराडेज सेकंड लॉ। फेराडेज फर्स्ट लॉ जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है उसकी बात करता है, बट फेराडेज सेकंड लॉ जो है वो कंपेरेटिव लॉ है। अगर मान लीजिए आपके पास में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपके पास में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है और एक सब्सटेंस m1 ग्राम डिपॉजिट होता है। सपोज वो सब्सटेंस A है, और एक और सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसमें B सब्सटेंस है और वो m2 ग्राम डिपॉजिट होता है। सपोज आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है NaCl की और एक है KCl की, तो इसमें Na डिपॉजिट होगा, उसमें इलेक्ट्रोड पे पोटेशियम डिपॉजिट होगा। केमिकली वो दोनों अलग अलग हैं, तो इनके अलग अलग मास डिपॉजिट होंगे और आपको इस प्रोसेस को कंपैरेटिव स्टडी करना है। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस सेम चार्ज दोनों में फ्लो करना चाहिए या अलग अलग चार्ज फ्लो करना चाहिए। इन दोनों सेल्स में सेम चार्ज फ्लो करके कंपैरिजन करना चाहिए कि अलग अलग चार्ज फ्लो करके कंपैरिजन करना चाहिए। सर सेम चार्ज फ्लो करते हैं। कंपैरिजन तब ठीक रहेगा जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से देखें कि उतनी जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज से इसका m1 ग्राम डिपॉजिट होता है, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ चार्ज से इसका कितना ग्राम डिपॉजिट होता है, ऐसा देखना चाहिए। तो हम एक काम करें, इन दोनों सेल्स में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करें। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करने के लिए एक तरीका तो ये है कि 2 एक्सपेरिमेंट करो सेम चार्ज फ्लो करके, या एक ही एक्सपेरिमेंट करो पर इन दोनों सेल्स को सीरीज में जोड़ दो। इन दोनों सेल्स को सीरीज में जोड़ देने से क्या होगा, जितना करंट इस सेल में से पास होगा उतना ही इसमें से भी पास होगा, जितने टाइम के लिए इसमें से पास होगा उतने ही टाइम में इसमें से भी पास होगा, तो एरर नहीं आएगा, दोनों में सेम चार्ज फ्लो होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज फ्लोन फ्रॉम 2 or more than 2 electrolytic cells, the mass of substance deposited at the respective electrodes। अच्छा, ये सब्सटेंस A है, ये सब्सटेंस B है। सब्सटेंस A का इक्विवेलेंट वेट है E1, सब्सटेंस B का इक्विवेलेंट वेट है E2। इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, किसी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एल्यूमिनियम एक रिएक्शन में डिपॉजिट हो रहा है, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है,
इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, जहां एन फैक्टर क्या रहता है, एक मोल एटम कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। एक मोल एल्यूमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3 है। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट उसका एटॉमिक वेट अपॉन 3 होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27 ग्राम पर मोल, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। लेकिन एक रिएक्शन में कैल्शियम इस रिएक्शन के थ्रू डिपॉजिट होता है। इस रिएक्शन में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? Sir, atomic by 2. एटॉमिक वेट बाय 2। कैल्शियम का एटॉमिक वेट उसका एन फैक्टर 2 है, तो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? When the same quantity of charge is flown from 2 or more than 2 electrolytic cells, then the mass of substance deposited at the respective electrode will be proportional to its equivalent weight. M1 proportional होगा E1 के, M2 proportional होगा E2 के, so that M1 upon M2 will be E1 upon E2. M1 upon M2 होगा E1 upon E2। M1 प्रोपोर्शनल है E1 के, M2 प्रोपोर्शनल है E2 के। तो जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा, उतने ही चार्ज से जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कम होगा वो कम इक्विवेलेंट डिपॉजिट, कम वेट डिपॉजिट होगा उसका। अच्छा, M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। फेराडेस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों के बजाय जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों के कॉम्बिनेशन के आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन होंगे वो फेराडेस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के कॉम्बिनेशन के आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करें तो मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये M1 को क्या लिख लूं, Z1 IT, और M2 को क्या लिख दूं, Z2 IT। अच्छा, IT सेम है क्योंकि हमने क्या बोला है, when the same quantity of charge is flown, तो IT तो सेम होंगे, I अलग भी हुए T अलग भी हो तो IT तो सेम ही होगा ना, चार्ज तो सेम फ्लो करना है, प्रोडक्ट ऑफ IT तो सेम ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन क्या है, और मैं लिख सकता हूं E2 अपॉन Z2 विल बी इक्वल्स टू E1 अपॉन Z1। अच्छा, अगर 2 सेल हैं तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, E2 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन Z1। 3 सेल होती तो एक्सप्रेशन क्या बनता, E3 अपॉन Z3 इक्वल टू E2 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन Z1। मतलब द टर्म E अपॉन Z रिमेन्स कांस्टेंट। इस पूरी प्रोसेस में रेशियो ऑफ E और Z कांस्टेंट रहता है। दिस कांस्टेंट कम्स टू बी F, ये होता है फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। बट वैसे फेराडे कांस्टेंट होता क्या है, 1 फेराडे जो होता है वो होता है 96500 कूलम। बट वैसे 1 फेराडे होता क्या है, कृष्णकांत? यस सर, सर वन मोल पार्टिकल पे चार्ज। 1 मोल पार्टिकल नहीं भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 चार्ज। मोल इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल तो हीलियम, सॉरी आपने अल्फा पार्टिकल ले लिया। तो 1 फेराडे चार्ज इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू प्रोडक्ट आता है ये। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड चार्ज जो रहता है वो 1 फेराडे चार्ज है और यहां का वो कांस्टेंट है F। तो बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस we have this equation Z upon E equal to F or E equals to Fz। ये फेराडेस फर्स्ट और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन है E equals to Fz। इससे हम किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट डिफाइन कर सकते हैं। ये Z क्या है? Weight of the substance deposited by 1 coulomb charge। ये Z था weight of the substance deposited by 1 coulomb charge और ये क्या है 96500 कूलम। तो the weight of substance deposited by 96500 coulomb, it's called its equivalent weight। बट इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बिकॉज 96500 कूलम चार्ज किसका है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो हम किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं? उस सब्सटेंस का वो वेट जो 1 कूलम चार्ज से, जो 1 फेराडे चार्ज से डिपॉजिट होता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होता है। अभी वो जो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट आपने बताया था कि इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम पर मोल है 27/3। अब वो क्लियर हो जाएगा। तीन मोल इलेक्ट्रॉन से 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा और वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इसलिए ये वैल्यू से हम एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमें वो वेट मिल जाएगा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होता। ठीक है, तो ये फेराडेस फर्स्ट लॉ और फेराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का कॉम्बिनेशन ये था। फेराडेस लॉस के जो क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट और सेकंड लॉ के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। सपोज आपके पास में एक रिएक्शन है Al3 प्लस आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू एल्यूमिनियम। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको चीजों के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो देती है। 1 मोल एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको चीजों के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो देती है, बट आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करके उस मोल रेशो को वेट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मोल एल्यूमिनियम अगर डिपॉजिट हो रहा है मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। ये 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है 3 मोल इलेक्ट्रॉन से। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3 इंटू 96500 कूलम। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इतने चार्ज से इतना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन से बैलेंस अगर रिएक्शन वो है तो उससे हम जैसे
मोल कॉन्सेप्ट लगा के मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन बना लेते थे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन बना लेते थे। अब हम चार्ज मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन बना लें। सपोज आपको एक क्वेश्चन ये दिया कि मोल्टन AlCl3 के सॉल्यूशन में आपने 2 एम्पियर का करंट 30 मिनट्स के लिए पास किया, 2 एम्पियर का करंट 30 मिनट्स के लिए पास किया। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड? In a solution of molten AlCl3, 2 ampere of current is flown for 30 minutes. What mass of aluminium will be deposited at the cathode? Amount of charge आपने कितना फ्लो किया? करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड्स। इतना कूलम चार्ज आपने पास किया है। एल्यूमिनियम जब डिपॉजिट होता है, अच्छा कितना फेराडे चार्ज आपने फ्लो किया है? इतना फेराडे चार्ज आपने फ्लो किया है। अच्छा, नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये चार्ज है, ये नंबर ऑफ मोल है। भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर है तो आपके पास 1 फेराडे चार्ज होता है। 96500 कूलम होता है, उसको हम 1 फेराडे बोल रहे हैं ना। मतलब अगर आपके पास में 1 फेराडे चार्ज है, मतलब आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 2 फेराडे चार्ज है, मतलब आपके पास में 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 10 फेराडे चार्ज है, आपके पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ फेराडे पता कर ले। जितने नंबर ऑफ फेराडे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो आपने इस सॉल्यूशन में इतने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन आप फ्लो करते हैं एल्यूमिनियम, उसका 1/3 मोल डिपॉजिट होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 3। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस रिएक्शन डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1/3। इतना मोल एल्यूमिनियम इस रिएक्शन में डिपॉजिट होगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इंटू इट्स एटॉमिक मास। इस रिएक्शन में इतना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। जितने मोल इलेक्ट्रॉन आप चार्ज फ्लो करते हो उसका 1/3 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। और आपने कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं वो आपने निकाल लिया चार्ज से, तो उसका 1/3 मोल एल्यूमिनियम के मोल डिपॉजिट होंगे इस रिएक्शन में। और मास निकाल लिया एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके। इलेक्ट्रोलिसिस के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जैसे आप सिंपल मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते थे कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होती थी, उससे आप मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन करते थे, वैसे आप चार्ज मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन आ गए। या ये कर लो, कितने मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज अगर दिया है तो फेराडे में निकाल लो, और जितना फेराडे होता है उतने मोल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग।